हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीलिम्स के, उसको हम टॉपिक वाइज जो डिस्कशंस हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका हम आज जो लेक्चर 5 है वो रहने वाला। अभी हमारे यूनिट 2 चल रहा है जो कि है हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड वर्ल्ड का। ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें से हमने 1995 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 2007 से लेकर के 2010 तक में जितने भी जो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें 27 ईयर तक लेकर चल रहे हैं। देखिए, अगर हम इसकी बेनिफिशियल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ सिविल सर्विस के क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं उसी में हेल्पफुल रहेगा। कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, वॉटएवर जितने भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करो, सब में बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट माना जाता है। तो अभी हमारा पॉलिटी वाला सीरीज चल रहा है यूनिट 2। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 डिस्कस कर लिया है जो कि था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने टोटल जो डिस्कस किया था 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री से पूछे थे, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। देखिए, अगर सिर्फ एशियंट की बात करते हैं तो एशियंट में ही जो क्वेश्चंस निकल के आए थे वो 137 क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में 1995 से लेकर के 2021 तक में पूछा था। मिडिवल की बात करते हैं तो 108 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिडिवल से निकल के आए थे। मॉडर्न की बात करते हैं तो 121 और इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो 190 क्वेश्चन। अगर आप टोटल ओवरऑल देखोगे तो 1995 से लेकर के जो आप 2021 तक इन 27 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आए? हिस्ट्री से निकल के आए। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इससे आपको ये ओवरव्यू पता चलता रहेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है और किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। तो इस तरीके से आप कम टाइम पे भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आप उसको फाइंड आउट करके आप अपनी प्रिपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री की ही जो अभी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ नंबर जो बताएं, आप उसको एनालाइज करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद आपका एशियंट हिस्ट्री निकल के आता है, फिर मॉडर्न। यानी कि आप ये देखो, हिस्ट्री में अगर आपने एशियंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा आपने एक कह सकते हो कि अच्छी पकड़ बना के रखी है। अगर आप ओवरऑल देख लो तो 556 क्वेश्चन, अगर आप इसका एवरेज निकालो इन 27 सालों का, तो एवरेज आपका क्या है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो निकल के आएगा ही आएगा। उसी तरीके से भी जो हमारे यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, जिसमें भी हमारी क्या है, 4 सीरीज बटे हुए हैं। पहला सीरीज था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा सीरीज अभी चल रहा है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस इंडिया एंड वर्ल्ड का। लेकिन हाँ, हमने इसका तीसरा यूनिट कंप्लीट कर लिया जो कि था पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि जब हमने पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया था एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत में, तो उसी टाइम हमने जो ये सीरीज था तीसरा सीरीज ये आपका कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इन्हीं ईयर्स में अगर आप एनालाइज करो तो पॉलिटी से 319 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से निकल के आ रहे हैं, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करोगे तो 101 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करोगे तो इसमें 132 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी से देख लो तो 35-37 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन इसी से निकल के आए। और जुडिशरी लीगल राइट इशू की बात करते हैं तो 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एवरेज निकाल लो तो 2-3 क्वेश्चन इसके निकल जाएंगे, इसका एवरेज निकाल लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इसका एवरेज निकल जाएगा, इसका एवरेज निकाल लोगे तो आपको ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जियोग्राफी, उस पॉलिटी भी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाती है। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना
फोर्थ सीरीज जो कि होगा जुडिशरी एंड लीगल राइट। अगला देखते हैं। जब हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा यूनिट 3। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आए, 516 क्वेश्चंस। अगर आप 2023 तक के क्वेश्चंस देखोगे तो ये जो आपका नंबर है क्वेश्चंस की, ये और भी ज्यादा क्या इंक्रीज हो जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर ले तो फिजिकल ज्योग्राफी से आपसे पूछे गए हैं 123 क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते तो इसमें 89 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से निकल करके आए, 233 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चंस के जो नंबर देख लोगे ना 1995 से लेकर के अगर आप 2021 तक की जो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये एस्टिमेट लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पे आपको कितनी ज़्यादा फोकस देनी है। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है जिसे अब हम टेस्ट के रूप में डिस्कस करें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हम 385 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स का पेपर अब आपको पता ही है कि मई के लास्ट तक में आपका इस बार प्रीलिम्स का पेपर 2024 में हो जाएगा। और फेब में क्या है इसके लिए अब आप क्या देखने को मिलेगा कि फॉर्म निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ही बेनिफिशियल नहीं है, ये आपका पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है उन सब के लिए बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें से 103 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट तो इससे 136 क्वेश्चंस निकल करके आए हैं। एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये इसमें आपको 31 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके रिगार्डिंग में। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 57। और अगर फिर बात करते हैं द टेरिटरी सेक्टर यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, इससे जो क्वेश्चन निकल करके आए वो निकल करके आए 58। तो ओवरऑल देख लो तो 335 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से निकल करके आए हैं। टोटल क्वेश्चंस अगर आप एस्टिमेट कर लो, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ अच्छे से बना लेते हो तो इतनी तो गारंटी है कि आप प्रीलिम्स तो जरूर जो आपका प्रीलिम्स है वो ज़रूर क्वालिफाई कर पाओगे कम टाइम पे भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका मतलब आज का डिस्कशन, जिसमें हम 2007 से लेकर के 2010 तक में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस ने पॉलिटिकल साइंस से पूछे थे। यदि आपको वीडियो ऐसी अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ अब आपने क्वेश्चंस के नंबर को देख के ही एस्टिमेट आपको पता चल गया होगा और किस यूनिट में हमारी जो सीरीज अभी चलेगी। यदि आपके पास 2022 और 23 की भी पेपर है तो आप उसमें भी एनालाइज कर लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से निकल के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। क्योंकि आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चीज़ और, ये क्वेश्चन तो 2017 का है लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी टिक कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो ऑप्शन पैटर्न है उसने चेंज कर दिया, अब उसको पेयर में कर दिया। तो आप ऑप्शन में लिख सकते हो ओनली 1 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पैटर्न पे टिक करें अपना आंसर, या अगर आप एलिमिनेशंस मेथड वाले ऑप्शंस पे भी कंफर्टेबल है तो आप दोनों ही पैटर्न से आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखने से पहले आप आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर आप अपने साथ नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर के बैठे तो आप एक सीक्वेंस से लाइन खींच करके अपना करेक्ट आंसर लिखते चलें।
और तब देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशंस किस डायरेक्शन में चल रही है अभी। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जवाहरलाल नेहरू इन हिज फोर्थ टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डेथ के समय यानी कि अपनी मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारत के चौथे रूप में प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके रिगार्डिंग में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ये भी देख लीजिए कि आपसे स्टेटमेंट में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो फोकस पहले ही क्वेश्चन पे यही आना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट के अंदर जो एज अ पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए थे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम्ड ऑफ ऑफिस इन द ईयर 1977, मतलब भारत के जो पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे वो वर्ष 1977 में पद ग्रहण उनके द्वारा किया गया था। अब इन तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर आपने पॉलिटी भी पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी का, तो वहां से भी आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे अगर आपने क्लास 12th की पढ़ी होगी इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है ओनली 1, ऑप्शन डी है 1 and 3। अगर आप पेयर वाले के साइड पे बात करोगे तो ऑप्शन ए है सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है, ऑप्शन बी है दो पेयर करेक्ट है, ऑप्शन सी सारे पेयर करेक्ट है, और ऑप्शन डी इनमें से एक भी सही करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है आइए देखते हैं। देखिए अगर हम टर्म ऑफ जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो 1947 से 1952 तक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1957 और 1952 से 1957 ये आपका दूसरा टर्म था, 1957 से 1962 तक ये आपका तीसरा टर्म था, और 1962 से 1964 जो कि इन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से आपको देखने को क्या मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू टोटल 4 टर्म तक हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1964 में उनकी डेथ हो गई थी एज अ फोर्थ प्राइम मिनिस्टर के टर्म पे ही, और जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो वो का फुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से वो जीत करके आए, तो उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या है रायबरेली के द्वारा कहा गया था, तो रायबरेली क्या है गलत है, इसकी जगह पे क्या था फुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस वजह से हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो पहले नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से जीत के आए थे, वो 1977 से 1979 तक यानी कि 2 साल रहे थे। और जो मोरारजी देसाई जीत के आए थे उससे पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और आपको ये याद होगा कि 1975 में ही क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर आप इस पेयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन करेक्ट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे 2 पेयर सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि जो पहले लोकसभा स्पीकर थे इन चारों में से कौन थे। ये डायरेक्ट क्या है आपका एनसीईआरटी यानी कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है ना पॉलिटिकल साइंस की इंस्टीट्यूट वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी आपको स्पीकर के बारे में देखने को मिलेगा, और एम लक्ष्मीकांत के अंदर भी स्पीकर के बारे में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं स्पीकर न्यूज में रहा होगा तो उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो बताने कि पहले हमारी कंट्री के लोकसभा स्पीकर कौन थे। हुकुम सिंह, ऑप्शन बी है जीवी यानी कि जो जीवी यानी कि मालवंकर, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, और ऑप्शन डी है UN देबर। तो UN ढेबर। अब इन चारों में से बताना है कि हमारी कंट्री के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि GV मालवंकर।
अगर हम जीबी बलवानगढ़ की बात करते हैं तो ये 1952 से लेकर के 1956 तक हमारी कंट्री के क्या रहे थे, पहले स्पीकर रहे थे। हुकुम सिंह की बात करते हैं तो ये 1962 से लेकर के 1967 तक यानी कि स्पीकर रहे थे। के एम मुंशी की बात करते हैं और यू एन ढेबर की बात करते हैं तो वो कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे। तो हुकुम सिंह की बात अगर बात देखिए, अगर हम जीबी बलवानगढ़ की बात करते हैं तो 1956 से जो 56 मतलब यहाँ पे आपको क्या है, हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। हो सकता है कि अदर एग्जाम में यही एक साइड स्पीकर ऑफ लोकसभा का नाम दे दे और दूसरे साइड उनके टर्म को लेकर के दे दे कि किस ईयर तक वो लोकसभा के मेंबर रहे, वहां से मैचिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी आपसे 2-3 क्वेश्चंस और निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चंस ये भी निकाला जा सकता है कि 1952 से 1956 तक हमारी कंट्री के जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे, एक तो ये हो गया, मैचिंग के फॉर्म में दिया जा सकता है। या ऐसा भी स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि भाई आप स्टेटमेंट बना के दे देंगे दोनों के ऊपर और इसमें क्या देगा कि बताइए इनमें से कौन पहले लोकसभा स्पीकर रहे या इनमें से कौन लोकसभा स्पीकर नहीं रहे। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यदि आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करते हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल 360 यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए। अब उन 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 या दूसरा सिर्फ या दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए ये सीधा सीधी आपका बन जाता है एम लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन, सॉरी क्या बन जाता है, एम लक्ष्मीकांत का ही क्वेश्चन है। इमरजेंसी प्रोविंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला जो स्टेटमेंट कहा गया है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है यानी कि जिससे हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, जारी की गई वित्तीय आपातकाल का जो उद्घोषणा है 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमति नहीं किया यानी कि नहीं किया गया हो। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यदि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कोई भी घोषणा लागू है तो भारत के जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति हैं को संघ के मामले के संबंध में यानी कि सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के लिए व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होगा। लेकिन न्यायाधीश जो भी जस्टिस है, जज हैं, को छोड़ करके जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज है। तो अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत है। अब देखते हैं कैसे। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 360 पूरी यानी कि प्रोक्लेमेशंस करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि जो फाइनेंशियल वित्त आपातकाल है कोई भी अगर उद्घोषणा की जाती है तो 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा, वो भी तब तक उस अवधि की समाप्ति से पहले ही इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित वास्तव रूप से अनुमति नहीं किया जा सकता है। तो यदि दोनों सदनों के द्वारा अनुमति किया जाता है तो ये 6 महीने तक इसे क्या है आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी कि आगे कंटिन्यू उसे रखा जा सकता है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं डिक्लेयर के बाद भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं के सहित जितने भी हमारे जो संघ के मामले हैं यानी कि जो हमारी यूनियंस के जो केसेस हैं, यूनियन के मामलों में केसेस के संबंध में जो सेवारत सभी जितने भी जो सर्विसेज दे रहे हैं स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सभी किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन यानी कि जो सैलरी है उनके जो भत्ते हैं उसमें वो क्या कर सकती है कटौती करने का आदेश या निर्देश जारी कर सकती है। फिर देखिए अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इज द टाइप ऑफ इमरजेंसी व्हेन कंट्री इज डीलिंग विथ ग्रेट डिप्रेशंस इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड अ certain kind of objections are put throughout the country although no fundamental restrictions are put on the basis right। मतलब क्या है इसका, देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात ये है
कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, यानी कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, तब ऐसे कंडीशंस में लगाई जाती है जब हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो, खराब हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अभी हमें कुछ दिन सालों पहले श्रीलंका के अंदर देखने को मिला था, यानी कि जब कंट्री को चलाने के लिए, रन करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था या देश के पास पैसा ना हो और पूरे देश में एक खास तरह की क्या है, आपत्तियां लगाई जाती हो। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में किसी भी तरीके का कोई जो मौलिक अधिकार है उस पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। सिर्फ बाकी की जो दो अदर इमरजेंसी है उस पर क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21 को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2007 में। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट के जो चेयरपर्सन होते हैं वो लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स कंपेराइज नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एनिमेट पर्सन्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। मतलब लोक लेखा जो समिति है यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में निकल के आया, अब आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट के रिगार्डिंग में ये सवाल आपसे पूछा गया। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 and 2 और ऑप्शन डी है 1 and 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। जबकि अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी उद्योग और व्यापार के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर निकल के आएगा आपको ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में कुछ नाम दिए गए हैं। अब उसको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजी यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है कि हमारी कंट्री के जो जितने भी जो टर्म्स है यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट के जो टर्म्स है, पहले कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, दूसरे कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में लगा करके बताना है जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें तो देखिए आपका पेयर वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चंस में जो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है या सीक्वेंस में लगाने की इवेंट टर्म के अकॉर्डिंग लगाने की बात की जा रही है कि कौन सा वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट किस टर्म तक के लिए सीक्वेंस से लगाना है, तो उसमें आपको इसी तरीके से नंबरिंग में ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए पहला है आपका मोहम्मद यानी कि मोहम्मद यानी कि हिदायतुल्लाह, दूसरा है यानी कि फरुखुद्दीन अली अहमद, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी और चौथा है शंकर दयाल शर्मा। इन चारों वाइस प्रेसिडेंट को अब उनकी क्या है, किस टाइम पीरियड पे वाइस प्रेसिडेंट है उनको सीक्वेंस से लगाना है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 and 4, ऑप्शन सी है 2 and 3 और ऑप्शन डी है 3 and 4। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दो ऑप्शन इसलिए गायब हो सकते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट में से कोई दो ना रहा हो। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं मोहम्मद यानी कि हिदायतुल्लाह के बारे में, तो वो 1979 से 1984 तक हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और वहीं पे अगर बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा के बारे में, तो वो 1987 से 1992 तक हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक साइड आपको दो लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्सन के नाम दे रखे हैं, लिस्ट 2 में
पोजीशंस की किस पर्सन के द्वारा कौन सा पोजीशन संभाला गया था उसको आपको करेक्टली मैच करना है। पहला है, अगर हम बात करते हैं नागेंद्र सिंह ए, और आपको 1 में देखने को मिलेगा इलेक्शंस कमीशन, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बी है AN रॉय, प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट इंटरनेशनल। सी है RK त्रिवेदी यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस जज यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और डी है अशोक देसाई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको पर्सन को उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। ऑप्शन ए है A का 1 से, B का 4 से, C का 2 से, D का 3 से। ऑप्शन बी है A का 2 से, B का 3 से, C का 1 से, D का 4 से। ऑप्शन सी है A का 1 से, B का 3 से, D का 2 से, D का 1 से। ऑप्शन सी है A का 2 से, B का 4 से, C का 1 से, D का 3 से। अब आपको इसको करेक्टली मैच करना था, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। यानी कि अगर बात करते हैं, सॉरी ऑप्शन बी, अशोक देसाई की बात करते तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे 1996 से 1998 तक। नागेंद्र सिंह के बारे में बात करते तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थे 1985 से 1988 तक। AN रॉय के बारे में बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1973 से 1977 तक। RK त्रिवेदी की बारे में बात करते हैं तो वो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर 1982 से 1985 तक रह चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप मैच करना चाहोगे तो ये हो जाएगा A का 2 से, B का 3 से, C का हो जाएगा आपका 1 से और D का 4 से। ये आपका क्या है, करेक्टली मैच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये पूछा गया था 2008 में। देखिए, पहला स्टेटमेंट कहा जाता है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। मतलब क्या है, देखिए, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा में राज्य के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कॉन्स्टिट्यूशंस एरिया है कि क्षेत्र से प्रत्येक चुनाव के लिए चुनाव द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इफ ही सी इज लेस देन 25 ईयर्स एज। यानी कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से कम है, 25 साल की आयु से कम है, तो वह किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि राज्य की सभा विधानसभा सीट के में भरने के लिए चुनने योग्य नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्वेश्चंस कहाँ से निकल के पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन बी है बोथ यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी है यानी कि हमारे दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 173 प्री प्रोविजंस के बारे में बात, यानी कि हमारे आर्टिकल 3 सॉरी अंडर आर्टिकल 173 के अंदर में ये बातें क्या है कही गई है क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग में। पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 का अगर बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा वो 500 से ज्यादा नहीं है और 600 से कम होना चाहिए, जो डायरेक्टली इलेक्शंस होकर के आते हैं किसी भी ट्रेडिशनल यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टेट के अंदर में। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 600 ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 500 से ज्यादा हो सकता है, यानी कि नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60, यानी कि सॉरी मैंने अभी यहाँ पे 600 कह दिया था, तो 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2009 में पूछा गया था। इसके रिगार्डिंग में यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट कहता है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मेंबर्स शैल बी यानी कि कंप्लसरीली
वी सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, यानी कि भारत के संविधान में ये प्रोविजन प्रोवाइड कराया गया है कि जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही मौजूदा सदस्य होंगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, यानी कि केंद्र कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशक में ही कार्य करता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के ही बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 2, मतलब दोनों का हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं क्यों। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए है यहाँ पे ओनली लोकसभा की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट तो उसमें राज्यसभा के मेंबर भी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा क्यों गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि कैबिनेट जो सेक्रेटेरिएट है जो ऑपरेट करता है वो अंडर चार्ज प्राइम मिनिस्टर के करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के। तो इसलिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2009 में ही पूछा गया था। देखिए मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे भी किसके रिगार्डिंग में बात की जा रही है, यूनियन मिनिस्ट्री के रेफरेंस में ही बात किया जा रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवर्टाइज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि देखिए पहला स्टेटमेंट ये जो बात करते हैं उसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक मंत्रालय प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी है 1 एंड 2। सॉरी मतलब दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बल्कि पहला हमारा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 70 की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि देखिए आर्टिकल 70 ये कहता है कि हमारी कंट्री का जो या रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और जितनी भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो की जाती है, बट किसके एडवाइस पे की जाती है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशंस ऑफ बिजनेसेस रूल यानी कि 1961 इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द एलोकेशंस ऑफ बिजनेसेस या बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इसका, देखिए भारत सरकार बिजनेस यानी कि एलोकेशंस ऑफ जो बिजनेस है नियम 1961 भारत सरकार के बिजनेस के एलोकेशंस ऑफ बिजनेसेस के लिए जो संविधान के लिए अनुच्छेद 77 के तहत भारत की जो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है बनाया गया है। देखिए बात करते हैं जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके एडवाइस पे बनाया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे किसके एडवाइस के अंदर दे रखा है, तो कैबिनेट के, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2009 में ही पूछा गया है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कॉन्क्रीट स्टेट। मतलब क्या, देखिए भारत के किसी भी राज्य के जो एडवोकेट जनरल है, यानी कि जिसे हम महाधिवक्ता भी कहते हैं, की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशंस पे, गवर्नर के रिकमेंडेशंस पर।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, यानी कि जैसा कि हमें सिविल प्रोसीड्यूर कोड में मेंशन है कि हाई कोर्ट के पास जो ओरिजिनल एप्लीकेट और एडवाइजरी जुडिक्शंस है वो स्टेट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा। अब इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन गवर्नर की होती है। तो नहीं, गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करता है। फिर देखिए, अगर बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो ओरिजिनल सिविल जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो ऑल टुगेदर बीन एबॉलिश है बट रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शंस ऑफ हायर वैल्यू। मतलब क्या है इसका, देखिए, उच्च न्यायालय की जो मूल्य नागरिकता क्षेत्र अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त अभी नहीं किया गया है, बल्कि उच्च मूल्य के कार्यों के संबंध में इसे बरकरार रखा गया है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल जुडिक्शंस ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, यानी कि जो हालांकि उच्च न्यायालयों का जो मूल्य आपराधिक क्षेत्र अधिकार है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरीके से छीन लिया गया है। ये चीज आप इसमें याद कर रखिएगा, मतलब ये नोटेड के फॉर्म में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपके पास दो स्टेटमेंट है। किसके रिगार्डिंग में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग में। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। पहला स्टेटमेंट कहता है जो कैट है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि जो कैट है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है वो लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था, सेटअप की गई थी। अगर हम कैट के मेंबर की बात करते हैं तो इसमें बोथ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है 1 and ना तो हमारा पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। सॉरी, दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारे इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो 1985 में की गई थी, जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2009 में पूछा गया था। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता था नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18, यानी कि जो सेंट्रल मिनिस्टर की जो संख्या थी सेंट्रल लेवल पे वो 15 अगस्त 1947 को मात्र 18 थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंट्रल एट प्रेजेंट इन 36, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे, करंट टाइम पे, वर्तमान के समय में जो केंद्र में मंत्रालयों की संख्या, यहाँ पे मंत्रालय की बात कर रहे हैं ना कि मिनिस्टर की, इट्स मिनिस्ट्रीज मंत्रालय, तो उसकी संख्या कितनी है, अभी 36 है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 and 2, ऑप्शन डी है नेदर 1 और 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारा पहला तो सही है बट दूसरा इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, अगर हम नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं, सेंटर कैन बी वेरी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज अ वैल्यू ऑफ वर्किंग इंपॉर्टेंस अटैच्ड ऑफ टू डिफरेंट सेक्टर्स, यानी चेंजेस ऑफ ओरिजिनेशंस ऑफ पॉलिसी एक्ट ऑन 15 अगस्त 1947 की बात करते तो कितनी थी, मात्र 18 थी। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2010 में। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, उनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन ए है अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। मतलब क्या, देखिए, यदि राज्य सरकार उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। बी है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमेन, यानी कि जिला फोरम के सदस्य में एक में यानी कि सदस्यों में एक महिला होगी। ऑप्शन सी कहता है द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंट्रेंस द कंप्लीट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डजंट यानी कि डज नॉट एक्सीड्स ₹50 लाख। मतलब क्या है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ऑप्शन डी कहता है अ कंप्लीट इन रिलेशंस टू एनी गुड्स सोल्ड और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड may be filled with a district forum by the state government as a representative of interest of the consumer in general, यानी कि सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य सरकार द्वारा बेची गई किसी भी वस्तु या प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत जिला फोरम में दायर की जा सकती है। अब इन चारों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी नॉट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं जी, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, जबकि यहाँ पे 50 लाख की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2007 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे दूं, और सबसे पहले मतलब हैप्पी न्यू ईयर। हमारा 2023 अब जा चुका है, आज से नया साल स्टार्ट हुआ है 2024। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको एक सक्सेसफुल मिले। तो देखिए, 1 जनवरी है आज, और 2024 आज हमारा स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, अब जो हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो था डिस्कशन, वो आपको डेली देखने को अब नहीं मिलेगा। हम जो फुल वीक है, यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक जितनी भी जो न्यूज़ होगी, उसको हम संडे को वीकली रिविजन्स के रूप में हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। ये अब आपको न्यू पैटर्न में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। जो हमारा MCQ क्वेश्चंस का वीडियो संडे को हुआ करता था, अब वो MCQ वीडियो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को देखने को मिलेगा। यानी कि सैटरडे को अब हम MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, संडे को आपका वीकली करंट अफेयर्स न्यूज़ हुआ करेगा। फिर बात करते हैं NCERT, जो कि हमारा पैरेलल में चल रहा है, और साथ साथ में जो M लक्ष्मीकांत की जो बुक चल रही है पैरेलल में, उसको हम अब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मंडे से फ्राइडे NCERT, और जो आपका M लक्ष्मीकांत है स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी का, वो सैटरडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और संडे जो कि आपका क्या होगा, पूरा एक वीक का करंट अफेयर्स डिस्कशंस देखने को मिलेगा। अब इस न्यू पैटर्न में आपको क्या है, वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी। टॉपिक वही रहेंगे, उसी सीरीज में चलेगा जो चैप्टर भी हम कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। करंट अफेयर जो डेली होगा वो अब हम वीकली में डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अब संडे को होगी, जिसमें पूरे 7 दिन की न्यूज़ आपको कवर किए जाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा, आप कम टाइम पे भी क्या कर पाओगे, करंट अफेयर कंप्लीट कर पाओगे, जैसे आप वीकली मैगजीन पढ़ते हो उसको। और यदि इन सब का आपको PDF में नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको ये सारे PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।